नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बिहार में दूसरे दौर के लिए घमासान। अमित शाह ने कहा विकास विरोधी हैं लालू नीतीश। नीतीश ने पूछा केंद्र में भ्रष्टाचारी कैबिनेट मंत्री कैसे। पंजाब में रेल रोको आंदोलन खत्म, अब किसान करेंगे मंत्रियों और विधायकों का घेराव। 22 अक्टूबर से जिला स्तर पर आंदोलन। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले के विरोध में साहित्यकारों की मुहिम तेज। पंजाबी लेखिका दिलीप कौर तिवाना ने लौटाया पद्मश्री। डीएमके ने सरकार की चुप्पी उठाए सवाल। 3 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहुंचे इजराइल। कल संसद को करेंगे संबोधित। नेपाल की जनता को दशहरे से पहले बड़ी राहत। मवेशियों का आंदोलन खत्म करने का ऐलान। सीमा पर जारी रखेंगे नाकेबंदी। और आइए देखते हैं पहली खबर। बिहार में दूसरे दौर के लिए प्रचार और तेज हो चला है। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रोहतास के नोखा में रैली की। उन्होंने विकास के नाम पर वोट मांगे। अमित शाह ने महागठबंधन पर हमला बोला और लालू नीतीश की जोड़ी को विकास विरोधी करार दिया। अमित शाह ने रोहतास के साथ साथ अरवल और औरंगाबाद के नबीनगर में 3 जनसभाएं की। पहले दौर के बाद अब दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को रोहतास के नोखा में जनसभा की। उन्होंने विकास के नाम पर एनडीए के लिए वोट मांगे, जबकि लालू नीतीश की जोड़ी को विकास विरोधी बताया और विशेष पैकेज को लेकर भी नीतीश कुमार की तीखी आलोचना की। बिहार के युवा के लिए अहंकार की परिसीमा देखिए। कहते हैं हमें पैकेज नहीं चाहिए, बिहार अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, बिहार अपने आप खड़ा हो जाएगा। अरे नीतीश कुमार, किस गलतफहमी में जी रहे हो? ये पैकेज नीतीश कुमार के लिए नहीं है, ये पैकेज बिहार की जनता के लिए है, बिहार के किसान के लिए है, बिहार के युवा के लिए है। कोई अधिकार नहीं बनता आपको ना बोलने का। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से उनके कार्यकाल का हिसाब मांगा। उन्होंने एक बार फिर से जंगल राज का जिक्र किया। बीजेपी अध्यक्ष ने नीतीश कुमार पर जनता को धोखा देने का भी आरोप लगाया। बिहार में बिहारी ही शासन करेगा, मैं कहना चाहता हूं। मगर मेरे इस स्टेटमेंट से खुश मत हो जाना नीतीश कुमार। वो बिहारी आप नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी का बिहारी शासन करेगा। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बिहारी बनेगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी का रुख साफ किया। उनका कहना था कि संविधान में मौजूदा आरक्षण के ढांचे का बीजेपी पूरी तरह से समर्थन करती है और विरोधी जबरन गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 6 रैलियां की। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन पर सफाई भी दी। नीतीश कुमार ने कहा कि महागठबंधन में एकता है, लेकिन एनडीए के बीच गंभीर टकराव की स्थिति। उन्होंने लोकसभा चुनाव में किए बीजेपी के वादों पर भी सवाल खड़े किए। भभुआ में रैली के लिए देर से इजाजत की प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की और करप्शन के मुद्दे पर मोदी सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया। हमारे यहाँ तो 4 लाख रुपया लेते दिखा और सब कार्रवाई हुई, और आपके यहाँ जिसके यहाँ 2 करोड़ रुपया नकदी धराया उसको आपने मंत्री बनाया। आप किस मुंह से ये बात बोलते हैं? क्या हुआ व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश में? न जाने गाजर मूली की तरह कितने लोग मर रहे हैं। और इन रैलियों पर और जो बयान दिए गए इन पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ नीलाभ मिश्रा हैं, संपादक आउटलुक हिंदी से। नीलाभ, स्वागत है आपका। जिस तरीके का मैं कहूँ कि दूसरे दौर का रण दिख रहा है और जो दोनों ही खेमों की ओर से मैं कहूँ कि प्रहार है, जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अब बीजेपी वापस विकास पे आ गई। शुरू किया था विकास से,
बीच में ये गोहत्या वगैरह जैसे मसले आ गए, तो इसका मतलब कि वो मसले उनको लगा कि शायद वो भावनात्मक उभार पैदा नहीं कर सके और विकास पर वापस आने में ही भलाई है, वो वापस आए। इसमें लेकिन एक नुकसान जो उनका बीच में हुआ ये कि विकास के मसले पे थोड़ा कंफ्यूज्ड सिग्नलिंग गई। या तो वो रखते विकास पर ही कंसिस्टेंट रहते, ट्रैक चेंज करने से वो उधर की कंस्टिट्यूंसी भी, उनकी जो भावनात्मक कंस्टिट्यूंसी थी उसको भी हुआ कि पता नहीं ये क्या है, और फिर वापस ट्रैक चेंज किया। तो ऐसा लगता है जैसे वो देख देख के रणनीति विकसित कर रहे हो कि भाई अब क्या स्थिति है उस हिसाब से रणनीति। तो कहीं ये जो योजनाबद्ध रणनीति बनाई जाती है चुनाव की, उसमें कहीं वो थोड़ा सा डिग गए। या तो जो आत्मविश्वास शुरू में था वह आत्मविश्वास अभी की रैली में नहीं दिखाई दे रहा है। और शुरू में वो अमित जी के टोन में भी देखा हमने कि थोड़ा आवाज़ जैसे फट रही है, अब ज़ोर से बोलने की और कोशिश हो रही है। एक ये है। नीतीश कुमार की रैली जो थी उसमें देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे उनको लगा कि और सब तो ठीक चल रहा है, ये बीच में जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ ये मसला थोड़ा सा डिसबैलेंस करता है। तो वो उस पर अपनी सफाई देते हुए और उस पर केंद्र सरकार को और भाजपा के अन्य राज्यों की सरकार को वो कटघरे में खड़ा करने की कोशिश, उसको वो संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों अब तक का आकलन करके और उस हिसाब से अब आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। लेकिन इलाब जिस तरीके से हमने देखा है कि अब तक ये मैं कहूँ कि बिहार से पहले जहाँ पर राज्यों में चुनाव होते थे वहाँ पर बीजेपी या फिर एनडीए के नेता जिन मुद्दों को हवा देते थे उन्हीं मुद्दों पर विरोधी जवाब या सफाई दिया करते थे। यहाँ पर ऐसा लगता है कि कमोबेश स्थिति कुछ उल्टी सी दिख रही है। नीतीश और लालू सेट कर रहे हैं मुद्दे को और उस पर बीजेपी के नेता या फिर प्रधानमंत्री खुद सफाई देते दिख रहे हैं। असल में किस तरीके से ये एक बड़ी मुश्किल दिखती है एनडीए के लिहाज से? एनडीए के लिहाज से मुश्किल ये है कि लोकसभा चुनाव में या अन्य राज्यों के चुनाव में कम्युनिकेशन में एनडीए बहुत आगे नज़र आ रहा था। जैसा आप कह रहे हैं एजेंडा वो बहस का वो सेट करता था। अब यहाँ अचानक से जैसे आरक्षण आ गया जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं थी। अब बार बार हर बैठक में उनको आरक्षण की सफाई देनी पड़ रही है। फिर जैसे विकास पर भी वो इसके लिए तैयार, हर जगह पैकेज घोषित होता था और वो पैकेज ज्यों का त्यों हो जाता था। अब यहाँ सवाल उठने लग गया कि भाई पैकेज में नया क्या है। तो उनको बताना पड़ रहा है हर जगह कि पैकेज में नया ये है कि भाई हम 40,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं जो बजट में नहीं था। तो ये वहाँ भी वो डिफेंसिव पे आ रहे हैं। फिर जैसे बिहारी गैर बिहारी का मसला, तो अब उनको उस पर जवाब वो वहाँ सेट कर दिया उन्होंने एजेंडा कि भाई ये तो बिहारी तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो उसने बीजेपी नेताओं को भी थोड़ा सा जो स्थानीय नेता थे उनको असहज कर दिया, उनको ये कर दिया। तो अब उनको कहना पड़ रहा है कि बिहारी ही होगा। लेकिन ये देखिएगा कि उस हिसाब से एक थोड़ा कमज़ोर डिफेंस है कि बिहारी ही होगा। अरे भाई जैसे ये कहना कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो भारतीय ही होगा, अरे तो कोई पाकिस्तानी थोड़े होगा जी। या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कोई भारतीय थोड़े ही होगा या अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भारतीय तो होगा नहीं। तो ये कहना ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो सर्वविदित है। वहाँ दरअसल मसला जो उन्होंने बनाया था कि इनका जो बिहारी होगा वो आदेश ग्रहण करेगा दिल्ली से या गुजरात से, तो उसके जवाब देने में माने ये डिफेंसिव पे बीजेपी आ गई है। क्या ऐसा लगता है नीलाभ की पहली बार बीजेपी के सामने एक ऐसा गठबंधन, एक ऐसी पार्टियों का गठजोड़ है जो कि उनको हर मुद्दे पर मुश्किल में डाल रहा है? मैं कहूँ कहीं बैकफुट पर भी नजर आती है कई बार बीजेपी। हाँ, वो पहली बार तो नहीं कहेंगे, दिल्ली चुनाव में, हाँ दिल्ली के बाद दूसरा ही मैं कहूँ, दिल्ली के बाद ये दूसरा चुनाव है। लेकिन बाकी जगह बीजेपी की दौड़ बहुत आसान थी, यहाँ दौड़ आसान नहीं है, यहाँ कंपटीशन है। और कंपटीशन में अंत तक बीजेपी भी यह आश्वस्त नहीं है कि वह निकल ही जाएगी और उसको हर कदम पे मैदान जो है वो अपनी पसंद के मैदान नहीं, उसको विपक्षी की पसंद की मैदान पे लड़ना पड़ रहा है। उसमें भी निकल जाए यह दूसरी चीज़ है, लेकिन अब चुना हुआ मैदान उनका नहीं है। हर जगह मैदान वो चुनते थे कि इसी मैदान में कुश्ती होगी, इसी अखाड़े में कुश्ती होगी। अब यहाँ लालू यादव ने बयानों में भी ये किया कि आपको उनके अखाड़े में लड़ना होगा,
तो जो कांग्रेस जिस तरीके से नहीं जवाब दे पा रही थी केंद्र के चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस के लोगों की भाषा जो थी वो थोड़ी एक एलीट भाषा थी, यहाँ मोदी की प्रधानमंत्री की भाषा जो है उसको भी लालू यादव ने अपनी भाषा के स्तर पर उतरने को मजबूर कर दिया। ये चुनाव का नतीजा जो हो, लेकिन ये मैदान उन्होंने जो है वो बदल दिया है। और इसलिए शायद जैसे कि लोग कह रहे हैं कि जो लड़ाई हो हर गुजरते दिन या फिर दौर के साथ मुश्किल होती दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलाभ जी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत, राज्यसभा टेलीविजन। सांप्रदायिक हिंसा और साहित्यकारों पर हमले के विरोध में लेखकों ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। पंजाबी लेखिका दलीप कौर तिवाना ने आज पद्मश्री पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया। 23 से ज़्यादा कवि और लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार अब तक वापस कर चुके हैं। इधर केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने इन साहित्यकारों की मंशा पर ही सवाल खड़े किए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बाद साहित्यकार अब दूसरे पुरस्कार भी लौटाने लगे हैं। मशहूर पंजाबी लेखिका दलीप कौर तिवाना ने मंगलवार को पद्मश्री वापस करने का ऐलान किया। माइनॉरिटीज पर जो अत्याचार हो रहे हैं बहुत देर से हो रहे हैं, अब वक्त आ गया कि जो सोचने वाले लोग उनको इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट करना चाहिए, नहीं तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। एक रोष प्रकट करने का एक तरीका होता है, कोई और तरीके से भी कर सकता है, लेकिन मुझे जो इस वक्त मेरे मन में आया तो मैं अपना एक रोष जो है दर्ज कराने के लिए ये किया। कोई और है, कोई और तरीके से कर सकता है। थिएटर कलाकार माया कृष्ण राव ने भी सोमवार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है। संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने कहा है कि साहित्यकारों का अपनी बात रखने का तरीका सही नहीं है। अपनी आवाज उठाएं, लेकिन आवाज उठाने का तरीका अगर इसकी गहराई में जाया जाएगा तो हो सकता है कुछ नई चीजें निकले। कहीं ये विचारधारा का कोई टकराव है तो मैं समझता हूँ लोगों को इस पर सोचना चाहिए। अब तक 23 कवि और लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस कर चुके हैं। सोमवार को कश्मीर के लेखक गुलाम नबी ख्याल, गुजराती कवि अनिल जोशी, कन्नड़ लेखक रहमत तारिकरे और पंजाब के 5 लेखकों ने अपने अकादमी पुरस्कार लौटा दिए थे। साहित्यकार सांप्रदायिक हिंसा के मामलों, लेखक और कवियों पर हुए हमले के विरोध में अपने पुरस्कार लौटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डीएमके ने साहित्यकारों के पुरस्कार लौटाने के मुद्दे पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं और इसे लोकतंत्र का काला अध्याय बताया है। कांग्रेस ने भी साहित्यकारों को लेकर दिए संस्कृति मंत्री के बयान की आलोचना की है। 23 साहित्यकारों ने अब तक अपने अवार्ड वापस कर चुके हैं। उसके बारे में एक और बयान उन्होंने दिया है कि साहित्यकार लिखना चाहते तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें। पहले वो लिखना बंद करें, फिर उसके बाद सोचेंगे, देखेंगे। और ये मोदी जी का तरीका है, एनडीए सरकार का तरीका है कि जो विरोध हो उसकी आवाज को किस तरह से बंद किया जाए, ये उसी का नमूना है। जो साहित्यकार होते हैं वो किसी आइडियोलॉजी से उनकी कमिटमेंट होती है। माफ करना, मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा। कोई लेफ्ट ख्याल का होता है, कोई राइट का होता है। अगर वो समझते हैं कि कोई गलत बात हुई है तो अवार्ड को वापस करके नहीं, बल्कि अपनी आवाज को उसी तरह बुलंद करके, जिस तरीके से उनको सम्मान मिला है उसी तरह आवाज बुलंद करके अपनी बात को रखना चाहिए। महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना ने कहा है कि मुख्यमंत्री फडणवीस महाराष्ट्र को जानते ही नहीं हैं। ये प्रतिक्रिया फडणवीस के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि सुधींद्र कुलकर्णी को कालिख लगाने की घटना से महाराष्ट्र का नाम खराब हुआ है।
पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री की किताब के विमोचन को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच तकरार तेज हो गई है। शिवसेना ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो महाराष्ट्र को समझ नहीं पाए हैं। देखिए, किसी की टिप्पणी से हमारे माननीय मुख्यमंत्री को ठोस नहीं पहुंचता है, क्योंकि जनता जानती है कि वो चुन के आए हैं लोगों के नेतृत्व करने के लिए और अच्छी राजनीति करने के लिए। किसी ने बयान दिया है तो मुझे लगता है कि वो नासमझ है और इससे ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। देखिए, इस्तीफा देने का मन हम क्यों बनाए? हम तो प्रखर राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी, देश के अभिमानी ऐसे लोग हैं। अगर इस्तीफा किसी को देना है हमारे वजह से तो वो लोग दीजिए, सरकार दोनों की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में सुधींद्र कुलकर्णी को देशद्रोही बताया गया है। वहीं सुधींद्र कुलकर्णी ने भारत पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने की कोशिशें जारी रखने की बात कही है। यह डायलॉग ये केवल सरकारों के बीच नहीं होना चाहिए, ये जनता के बीच भी होना चाहिए। और इस सिलसिले में हमारा एक प्रामाणिक ईमानदार प्रयास रहा है। शिवसेना ने निकाय चुनाव के लिए बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया है। कल्याण डोंबिवली नगरपालिका चुनाव में अब दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने इसे महज दिखावा करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी शह पर ये सब काम हुआ है और इसलिए ये सब कहना एक दूसरे को केवल एक मीडिया में है। अगर शिवसेना इतना ही मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी मानती है तो फिर अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लेते? सुधींद्र कुलकर्णी पर हमला करने वाले शिवसेना के 6 कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इन्हें पुलिस ने सुधींद्र कुलकर्णी पर काला पेंट फेंकने के मामले में गिरफ्तार किया था। सोमवार को पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद अहमद कसूरी की किताब नाइदर हॉक नॉर अ डव का मुंबई में लोकार्पण किया गया। इससे पहले शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए कार्यक्रम के आयोजक सुधींद्र कुलकर्णी पर काला पेंट फेंक दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस और बीजेपी ने समान नागरिक संहिता बनाने का समर्थन किया है, लेकिन मुख्य पक्षी दल का मानना है कि ये काम सहमति से होना चाहिए। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता पर सरकार का रुख जानना चाहा था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार को 3 हफ्ते में अपना जवाब देना है। अदालत ने सोमवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान पूछा था कि वो समान नागरिक संहिता बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है और कब तक फैसला करेगी। बीजेपी ने कोर्ट के रुख पर तुरंत अमल की मांग की है, लेकिन कांग्रेस सबकी सहमति से आगे बढ़ने के पक्ष में है कि हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इसके ऊपर सहमति के आधार पे ही ये किया जाना चाहिए, न कि मैं आपको जबरदस्ती ऐसी चीज कुछ करूं। केंद्र सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आज के इस नोटिस के जवाब में इस देश के अंदर एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, एक समान नागरिक कानून लागू करने के लिए अपनी सहमति दें। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कानूनी जानकारों का रुख भी अलग अलग है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो महिला के मूलभूत अधिकारों के खिलाफ जाता है, उस कानून को इस कोर्ट की जिम्मेदारी होती है रद्द करना। हर एक आदमी एक ही तरह और एक ही लॉ के नीचे ट्रीट किया जाना चाहिए। ये जो एम्बिग्विटी है, जो एक जाति जो मर्जी कर ले, एक रिलीजन डिफरेंट है, दूसरी रिलीजन डिफरेंट है, ये सब बंद करना चाहिए। दरअसल दिल्ली में रहने वाले एक शख्स ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रखी है। अर्जी में उस प्रावधान को चुनौती दी गई है जिसके तहत ईसाई दंपत्ति को आपसी सहमति से तलाक लेने से पहले कम से कम 2 वर्ष तक अलग रहने की अनिवार्यता है, जबकि दूसरे धर्म के लिए 1 वर्ष की अनिवार्यता है। पिछली सुनवाई में सरकार ने कहा था कि वो तलाक कानून में संशोधन के लिए तैयार है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। पंजाब में अब आंदोलनकारी किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए मंत्रियों और विधायकों का घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री से बातचीत विफल होने के बाद यह फैसला लिया गया। इस नई रणनीति के तहत किसानों ने रेल रोको आंदोलन अब वापस ले लिया है। आंदोलन का अगला चरण 22 अक्टूबर से जिला स्तर पर शुरू होगा। पंजाब में किसानों ने 7 दिनों से जारी रेल रोको आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन सरकार के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। फसलों के उचित मुआवजे को लेकर किसान अब 22 अक्टूबर से बादल सरकार के मंत्रियों का घेराव करेंगे। इसके अलावा वो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों और दूसरे पार्टियों के नेताओं का भी जिला स्तर पर घेराव करेंगे। साडी संस्था है जिहड़ी 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰष करो, ਇਹ ਸਾਡੀ कार्रवाई नहीं सुन रहे। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और किसान नेताओं के बीच बातचीत बेनतीजा रही।
किसान सफेद कीट के कारण कपास की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रति एकड़ 40,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। इस मांग को पूरा करने में 4200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वो धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के साथ कर्ज माफी और कृषि मजदूरों के लिए भी राहत पर अड़े हुए हैं। पिछले 7 अक्टूबर से जारी रेल रोको आंदोलन की वजह से राज्य में रेल यातायात बुरी तरह से चरमरा गया है। बंद की वजह से अंबाला और फिरोजपुर रेल मार्ग पर राज्य से गुजरने वाली समझौता एक्सप्रेस समेत करीब 1100 ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। रेल प्रशासन के मुताबिक यातायात को फिर से सुचारू बनाने के लिए 24 घंटों का समय लगेगा। रेल रोको आंदोलन की वजह से रेलवे को 150 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में स्वाइन फ्लू से एक और मौत हो गई है। सफदरजंग हॉस्पिटल में 60 साल की एक महिला की बीती रात मौत हो गई। महिला फरीदाबाद की रहने वाली थी। राजधानी में स्वाइन फ्लू से 2 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली में स्वाइन फ्लू से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक बुलाई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के साथ उनकी तैयारियों पर चर्चा भी हुई। सरकार ने स्वाइन फ्लू के टेस्ट का रेट तय करने को कहा है। साथ ही दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या दोगुनी करने का आदेश दिया। देश के दूसरे हिस्सों में भी स्वाइन फ्लू तेजी के साथ फैल रहा है। गुजरात में अब तक इससे 45 लोग तो महाराष्ट्र में 3 लोगों की जान जा चुकी है। दवाइयों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। दवाइयाँ पूरी माकूल हैं कि नहीं, उसकी प्रिपेयर्डनेस पूरी है कि नहीं। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, उसके दृष्टि से हम लोगों ने चर्चा की। और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो काम करेंगे उनके लिए देने की बात है। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने कल देशव्यापी हड़ताल का फैसला किया है। संगठन का कहना है कि हड़ताल में 30 राज्यों के करीब 8.5 लाख केमिस्ट हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ऑनलाइन शॉपिंग के तर्ज पर देश में ई फार्मेसी की नीति लागू करने जा रही है, जिसका दवा विक्रेता विरोध कर रहे हैं। श्रीलंकाई नौसेना ने कच्चातीवू के करीब 24 मछुआरों को आज गिरफ्तार कर लिया। मछुआरों को श्रीलंकाई सीमा में मछलियां पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मछुआरों के संगठन के नेताओं के मुताबिक सोमवार रात 3000 से ज़्यादा मछुआरे 600 नावों में सवार होकर समुद्र में गए थे। श्रीलंकाई नौसेना के जवान 10 गश्ती नौकाओं और समुद्री बाइक में सवार होकर आए और उन्होंने मछुआरों को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इस घटना की निंदा की है। इससे पहले श्रीलंकाई नौसेना ने 10 अक्टूबर को भी नगापत्तनम जिले के 19 मछुआरों को गिरफ्तार किया था। विजयदशमी के त्यौहार को देखते हुए नेपाल में मधेशियों ने फिलहाल आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि सीमा की नाकेबंदी जारी रहेगी। उस बीच नेपाल में ज़रूरी ईंधन की आपूर्ति बहाल होने से लोगों ने राहत की सांस ली। नेपाल में महीने भर के जारी विरोध प्रदर्शन की वजह से यातायात बाधित है और भारतीय सीमा पर इस रुकावट की वजह से अभी भी हजारों की संख्या में ट्रक खड़े हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 3 दिन के दौरे पर इजरायल पहुंच गए हैं। दोनों देश दोहरे कराधान समेत कई समझौतों पर दस्तखत करेंगे। राष्ट्रपति कल इजरायल की संसद को भी संबोधित करेंगे। इजराइल की राजधानी यरूशलेम पहुंचने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भव्य स्वागत किया गया। किसी भी भारतीय राष्ट्र अध्यक्ष की ये पहली इजराइल यात्रा है। इजराइल ने कहा है कि इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में और मजबूती आएगी। There are 2 major MOUs that we're about to sign. The first one is the prevention of double taxation, and the second one is cooperation in culture and culture exchange. प्रणब मुखर्जी की मुलाकात इजराइल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी होगी। इन मुलाकातों में आर्थिक, वैज्ञानिक, चिकित्सा और कृषि समेत दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। Organize a special session of the Parliament of the Knesset in which the President will give a speech to the 120 Parliament members of the Knesset. इजराइल से पहले राष्ट्रपति फिलिस्तीन के दौरे पर थे, जहां प्रणब मुखर्जी ने मध्य पूर्व में शांति को भारत के हित में बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद बढ़ाने, आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग तेज करने और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। भारत ने फिलिस्तीनी छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की संख्या बढ़ाकर हर साल 100 कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईरान की संसद ने पश्चिमी देशों के साथ परमाणु करार को मंजूरी दे दी है।
करार के पक्ष में 161 वोट पड़े जबकि विरोध में 59। अब इस करार को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। ईरान ने सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों और जर्मनी के साथ 14 जुलाई को समझौता किया था और इसके तहत ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से अब छूट मिलेगी, जबकि उसे अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगानी है। ईरान और अमेरिका में कट्टरपंथी इस करार के खिलाफ वोटिंग की मांग कर रहे थे। अमेरिकी कांग्रेस ने भी समझौता रोकने की रिपब्लिकन पार्टी की مطابق بند 2 مبنای برنامه که جامعه اقدام مشترک بر هم به هر بهانه‌ای با تشخیص مصوبات और खबरों के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अनुच्छेद 370 पर दिए गए आदेश पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा था कि राज्य को विशेष दर्जा देने वाला ये अनुच्छेद स्थायी है, इसमें रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व आईपीएस अफसर संजीव भट्ट पर दर्ज 2 एफआईआर की एसआईटी जांच से इनकार कर दिया है। इनमें संजीव भट्ट पर गुजरात दंगों के मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए अपने मातहत लोगों पर दबाव डालने और एक अधिकारी का ईमेल हैक करने का आरोप है। सतर्कता विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर के घर पर छापेमारी की। सतर्कता विभाग ने इस मामले में पिछले महीने ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ठाकुर ने विजिलेंस विभाग पर अपना पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया है। भोपाल के भारत टॉकीज इलाके में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त पुल के नीचे कई लोग सो रहे थे। पुलिस जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदान शांतिपूर्ण रहा। हालांकि कुछ जगहों पर छिटपुट घटनाएं हुई। ये चुनाव गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर 75 में से 74 जिलों में कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान के कराची में चट्टान गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय निवासियों के मुताबिक चट्टान एक रिहायशी इलाके पर गिरी। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने घटना पर शोक जताया है। मंगलवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 58 अंकों की गिरावट के साथ 26,846 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 12 अंकों की गिरावट के साथ 8,132 अंकों पर बंद हुआ। पाकिस्तान के मशहूर गजल गायक नुसरत फतेह अली खान को उनकी जयंती पर गूगल ने कुछ इस तरह याद किया। भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों में गूगल पर पूरे दिन नुसरत छाए रहे। आज से देश भर में नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है। मां दुर्गा की पूजा करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे कल इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। 5 मैचों की इस सीरीज में टीम इंडिया पहला मैच गंवा चुकी है।